साथियों नमस्कार। आपका एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन हमारे YouTube चैनल पर। आज हम नए वर्ष में नई ऊर्जा के साथ, नई उमंग के साथ एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जिसमें पात्रता परीक्षा से संबंधित प्रश्न जो 2025 में एक महत्वपूर्ण कड़ी होने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं को लेकर के उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो हम शुरू करने जा रहे हैं। और हम शुरू कब कर रहे हैं ये ध्यान देना, जो पढ़ाया जाएगा टॉपिक्स आपको सैद्धांतिक रूप से, उनके बाद ही शुरू करेंगे। जो विकास में जो जो महत्वपूर्ण बिंदु हमने पढ़े हैं उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आज आपके बीच में लेकर के मैं हाजिर हूं। आपका प्यार, आपका स्नेह नए साल में यूं ही बना रहे और हमारे जल्दी से जल्दी हमारा जो परिवार है वो बड़ा हो, जिससे हमारी जो योजनाएं हैं, हमारे जो जितने भी कार्यक्रम है इस गोल गुरु एकेडमी के, वो अधिकतम लोगों तक पहुंचे और जो दूर सुदूर में बैठा व्यक्ति है वो भी इन कार्यक्रमों का लाभ उठा पाए। क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इनकी भाषा शैली वास्तव में पात्रता परीक्षाओं को देख लीजिए, आप चाहे तृतीय श्रेणी मुख्य भर्ती परीक्षा को देख लीजिए, आप द्वितीय श्रेणी को देख लीजिए, आप यहाँ तक DSSB और KVS के तीनों श्रेणियों के पेपर्स, चाहे PGT कह दीजिए, चाहे TGT कह दीजिए, चाहे PRT कह दीजिए, यहाँ तक सभी लेवल्स के पर्सन्स हैं वो उनमें शामिल है। और इन प्रश्नों के माध्यम से आपका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण आधार स्तंभ तैयार होने वाला है आगामी पात्रता परीक्षा के लिए। और ये क्वेश्चंस आपने निकाल लिए तो पात्रता परीक्षाओं में मनोविज्ञान में आपको पढ़ने की कोई अतिरिक्त जरूरत नहीं है। तो साथियों चलो बिना किसी देरी के हम लेते हैं क्वेश्चंस को और शुरू करते हैं हमारी ये यात्रा। गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है। अब यहाँ पर ये गर्भस्थ शिशु लिख रखा है वो सिर्फ घुमाने के लिए, वो संवेदनशीलता है वो भी घुमाने के लिए। तो विकास कहां से कहां शुरू होता है? एक विकास की ऊपर से नीचे दिशा होती है, एक होती है अंदर से बाहर, हमने पढ़ रखा है ना। सिर से पैर और यह है अंदर से बाहर। इसको बोलते हैं सिफेलोकोडल, कोडल, और इसको बोलते हैं प्रोक्सिमो डिस्टल। प्रोक्सिमो डिस्टल, प्रोक्सिमो डिस्टल इसको बोलते हैं। ऊपर से नीचे वाली को बोलते हैं अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य, और जो अंदर से बाहर है उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ दिशा। अनुदैर्ध्य को हम क्या बोल सकते हैं? लंबवत। और अनुप्रस्थ को हम क्या बोल सकते हैं? क्षैतिज, क्षैतिज दिशा। तो यहां पर ध्यान देना, पहले कहां से शुरू होगा? सिर से। तो उत्तर कौन सा होने वाला है? ए फॉर अजमेर होने वाला है। अब ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जन्मोत्तर यानी जन्म के बाद, जन्म प्लस उत्तर, जन्म के बाद की, यहां पर क्वेश्चन में लिख रखा है जन्म के बाद की देखना है। विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था कौन सी है? तो गर्भ अवस्था होती है, वो होती है जन्म में पूर्व अवस्था या प्रसव पूर्व अवस्था। प्रसव पूर्व अवस्था होती है। यहां पर क्या पूछ रखा हमने? विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था है। क्या पूछना चाह रहा है अगला? दूसरी अवस्था। तो शिशुअवस्था जन्म के ठीक बाद जो शुरू होती है वो होती है 0 से 2 साल तक। कौन सी होती है? शिशुअवस्था।
फिर क्या आती है बाल्यावस्था और फिर किशोरावस्था। तो बाल्यावस्था में भी 2 होते हैं, 3 से 6 और 6 से 12। तो उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था और ये हो गई उत्तर बाल्यावस्था। तो ठीक बाद में कौन सी आती है, पूर्व बाल्यावस्था आती है। तो यहाँ पर पूर्व बाल्यावस्था नहीं है ऑप्शन में, तो क्या करना है हमें, बाल्यावस्था को क्या करना है, टिक करना है। डी फॉर धौलपुर यहाँ पर क्या होने वाला है, हमारा उत्तर होने वाला है। यौन परिपक्वता के लिए महत्वपूर्ण हाथ है, ध्यान देना, यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है। एक काल होता है जिसको बोलते हैं वय संधि काल, वय संधि काल, जिसकी अवधि होती है, लड़कों में होती है वो होती है 13 से 14 और लड़कियों में होती है 10 से 12 साल। ये बाल्यावस्था के ठीक बाद और किशोरावस्था के ठीक पहले आता है, इसलिए इसको बोलते हैं बाल्यावस्था व किशोरावस्था का संयोजन काल, संयोजन काल या कड़ी। बाल्यावस्था व किशोरावस्था की कड़ी किस आयु को बोलते हैं, वय संधि काल को। और वय संधि काल से जो होती है, शुरू होती है यौन परिपक्वता। और यौन परिपक्वता में मैंने क्या कहा था, हार्मोन स्रावित होते हैं पुरुषों में और स्त्रियों में, जिसके कारण से क्या आता है, उथल पुथल मचता है। इसलिए यौन वय संधि काल को जीवन का सबसे दुखी काल कहा जाता है। तो ध्यान देना, ये कड़ी होती है, संयोजन होता है। तो ध्यान देना, यहाँ पर यौन परिपक्वता ने लिख करके किशोरावस्था में महत्वपूर्ण हाथ, ये भी क्वेश्चन आ सकता है और पूछा गया है DSSSB में। तो किशोरावस्था में महत्वपूर्ण हाथ होता है, महत्वपूर्ण हाथ है या महत्वपूर्ण हाथ होता है। तो कौन सी ग्रंथि का होता है, पीयूष ग्रंथि है, वो हार्मोन श्रावण के लिए उत्तरदायी होती है। ध्यान देना, विकास एक व्यवस्थित अनुक्रम का अनुसरण करता है। ये अपने आप में विकास की एक विशेषता है जिसको आप सीख लो। व्यवस्थित अनुक्रम या एक निश्चित पैटर्न या निश्चित प्रारूप का क्या करता है, अनुसरण करता है। ठीक है, निम्नलिखित इस नियम के संबंध में निम्न में से कौन सा अनुक्रम गलत है, क्या ढूंढना है हमें, गलत ढूंढना है। तो गलत ढूंढना है मतलब कौन सा क्रम में नहीं चल रहा है। तो यहां पर ध्यान देना, पहला है वर्णमाला, फिर शब्द और फिर वाक्य। तो पहले बालक क्या सीखता है भाषाई विकास में, वर्णमाला या अल्फाबेट सीखता है, फिर क्या सीखता है, शब्द सीखता है, वर्ड सीखता है, और फिर क्या सीखता है, सेंटेंसेस। तो ये तो अनुक्रम है वो सही होने वाला है। हमें किसको चुनना है, गलत वाले को चुनना है। पहले जोड़ सीखता है गणित संक्रियाओं में, मूलभूत संक्रियाएं 4 होती है गणित की, फिर घटाव सीखता है या बाकी सीखता है, फिर गुणा सीखता है और फिर भाग या डिवाइडेशन सीखता है। तो ये भी क्या अनुक्रम सही होने वाला है। पहले दूध के दांत आते हैं, फिर स्थायी दांत आते हैं, ये भी क्या होने वाला है, सही होने वाला है। लेकिन यहां पर ध्यान देना, भाषाई कौशल दे रखे हैं, इसमें बोलना, फिर सुनना, फिर पढ़ना और फिर लिखना। लेकिन क्रम क्या होता है, LSRW। पहले क्या होता है, सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना। लेकिन एक मारिया मोंटेसरी आई थी, उसने इसको चेंज कर दिया गया, LSWR। सामान्य क्रम क्या होता है भाषाई कौशलों का, LSRW होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। लेकिन मारिया मोंटेसरी के अनुसार, मारिया मोंटेसरी एक बाल मनोवैज्ञानिका थी, तो उनके अनुसार क्रम क्या होगा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और पढ़ना होगा। जो अंतिम 2 भाषाई कौशल है उनको क्या कर दिया गया था, आपस में डिस्प्लेसमेंट कर दिया, उन्होंने आपस में विस्थापन कर दिया गया 2 का, अंतिम 2 का। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं। तो ये कथन क्या होने वाला है, यहां पर उत्तर कौन सा होने वाला है, 4 नंबर होने वाला है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, विकास के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ध्यान देना, किसको चुनना है हमें, गलत को। विकास के अनेक सिद्धांत पढ़े थे या अनेक विशेषताएं पढ़ी थी हमने। विकास गुणात्मक है, बिल्कुल गुणात्मक होता है।
विकास आंतरिक होता है, अमूर्त होता है, शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक और बौद्धिक इनके पक्ष होते हैं सा बहुआयामी होता है ना विकास। विकास केवल परिमाणात्मक है। ध्यान देना, यहां पर केवल शब्द आते ही ये क्या हो गया, अपने आप में गलत हो गया। यहां पर वृद्धि होती है वो क्या होती है, केवल परिमाणात्मक होती है या मात्रात्मक होती है। परिमाणात्मक की जगह क्या शब्द आ सकता है, मात्रात्मक शब्द भी आ सकता है। इसको मेजरमेंट कर सकते हैं, वृद्धि को सटीक माप नहीं किया जा सकता। तो विकास क्या होता है, विकास का सटीक माप नहीं किया जा सकता है, क्योंकि विकास अमूर्त होता है, उसको केवल व्यवहार के रूप में दिखाई देता है। तो यहां पर उत्तर कौन सा होने वाला है, 3 नंबर वाला उत्तर होने वाला है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से ये गौण आवश्यक है। तो आपने सुना होगा व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं होती है, वो होती है रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा व मकान। और ये हमें वातावरणीय दशाओं से क्या करती है, हमारी सुरक्षा करते हैं। तो ये वायु है, जरूरी है, तापमान है वो जरूरी है, वस्त्र है वो जरूरी है, वस्त्र है वो क्या है, जरूरी है, और व्यायाम है वो गौण है। ये बाद की बातें हैं, व्यायाम है हम, क्योंकि ये मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होगी तब जाकर के हमें व्यायाम के आगे की चीजें हैं वो ध्यान में रहेगी। विकास के संदर्भ में सही कथन कौन सा है, ध्यान देना, यहां पर ध्यान देना, किसको, सही को चुनना है। परिमाणात्मक, तो विकास परिमाणात्मक भी होता है और मात्रात्मक भी होता है। तो ये कथन क्या है, वृद्धि के लिए क्या है, सही है, केवल विकास के लिए नहीं। परिवर्तन आनुवंशिकता पर आधारित होते हैं। तो जो परिवर्तन होते हैं वो आनुवंशिकता व वातावरण दोनों पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं। भौतिक परिवर्तन से संबंधित है। यदि भौतिक के साथ साथ में आंतरिक परिवर्तन आता तब तो ये सही होता, लेकिन ये केवल वृद्धि के लिए ही सही है। ये विस्तृत और व्यापक होता है। तो विकास क्या होता है, बहुआयामी या विस्तृत या व्यापक को एक शब्द लिख सकते हैं, समग्र। समग्र होता है या विस्तृत या व्यापक होता है। विकास के क्या होते हैं, बहुत सारे आयाम होते हैं जो आपस में अंतर संबंधित होते हैं। तो विकास में भौतिक परिवर्तन है, उससे संबंधित नहीं है। भौतिक के साथ साथ में कौन से परिवर्तन होते हैं विकास में, आंतरिक परिवर्तन भी होते हैं। संरचनात्मक भौतिक परिवर्तनों को क्या कहते हैं, संरचनात्मक परिवर्तन भी कहते हैं। परिमाणात्मक को क्या कहते हैं, मात्रात्मक। और परिमाणात्मक के साथ साथ विकास कैसा है, गुणात्मक भी है। परिवर्तन, विकास के परिवर्तनों में आनुवंशिकता वह कौन महत्वपूर्ण है, वातावरण महत्वपूर्ण है। तो ध्यान देना कौन सा उत्तर होने वाला है, 4 नंबर वाला यहां पर उत्तर होने वाला है। अब ध्यान देना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों के रूप में आनुवंशिकता का समर्थन किया। तो आनुवंशिकता का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, गाल्टन ने। ठीक है, अगला देखते हैं। वह संधि काल की अवस्था का आयु विस्तार क्या होता है, अभी बताया था मैंने, लड़कियों में 10 से 12 वर्ष यह आयु होती है। वो कौन सी होती है, उत्तर किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, ये उत्तर बाल्यावस्था की आयु है, और ये दोनों निरर्थक क्या है, ऑप्शंस है। तो कौन सा उत्तर होने वाला है, वह संधि काल का 10 से 12 वर्ष। एक व्यक्ति की ऊंचाई, वजन, आंख का रंग, त्वचा आदि के विकास में इन कारकों का प्रभाव होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कारक है वो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। तो ध्यान देना, मैंने एक बात बहुत बार बोलता हूं कि जोरदार जल मारे दौड़ी आंख क्या का मतलब, आपके माता पिता ऐसे थे और आपने क्या कर दिया, उनके ठीक विपरीत काम करने शुरू कर दिए। तो आंख का रंग है वो बिल्कुल किस पर निर्भर करता है, पूर्वजों पर निर्भर करता है, आपके आनुवंशिकता पर। ऊंचाई, वजन, ये शारीरिक जितनी भी संरचनाएं होती है वो लगभग सबसे ज्यादा किस पर निर्भर करती है, शारीरिक परिवर्तन है। ध्यान देना, शारीरिक बदलाव, शारीरिक संरचना है व्यक्ति की, वो सर्वाधिक किससे प्रभावित होती है, आनुवंशिकता से। और ये सारे के सारे किसके पक्ष है, शारीरिक विकास के पक्ष है। ऊंचाई, वजन, आंख का रंग, त्वचा का रंग,
ये सारे के सारे किसके पक्ष है? शारीरिक विकास के पक्ष है। तो यहां पर उत्तर कौन सा होने वाला है? आनुवंशिकता। अगला देखिए, विकास की अनुदैर्ध्य अक्ष। मैंने दो चीजें कही थी, ये ऊपर से नीचे अनुदैर्ध्य या लंबवत, और अंदर से बाहर क्या होती है? अनुप्रस्थ या क्षैतिज। सिर से पैर लिख रखा है ना यहाँ पर, सिर से पैर दिशा कौन सी होगी? तो ये होती है सिपेलोकोडल। अंदर से बाहर या क्या लिखते? अनुप्रस्थ लिखते या क्षैतिज लिखते, क्षैतिज लिखते तो कौन सी दिशा होती? प्रोक्सिमो डिस्टल होती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं के संदर्भ में कौन सी बात सही है? दोनों प्रक्रियाएं बिना बाह्य हस्तक्षेप के साथ साथ चलती है। बिना बाह्य हस्तक्षेप, बाह्य हस्तक्षेप की क्या होती है? जरूरी होता है वृद्धि और विकास में। ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया। वृद्धि संतोषजनक है तो विकास क्या हो जाएगा? स्वतः ही हो जाएगा। लेकिन ये कारण नहीं है कि केवल आपने शारीरिक रूप से परिपक्व को बना दिया तो अब विकास है वो अपने आप हो जाएगा, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। हालांकि ये एक दूसरे से क्या होते हैं? अंतर संबंधित होते हैं। तो स्वतः नहीं होगा, विकास और वृद्धि क्या चलेंगे? साथ साथ चलेंगे। लेकिन वृद्धि होना ये इसका एक दूसरे के पूरक होने का मतलब क्या कारण है? स्वतः नहीं होना है। तो स्वतः शब्द है वो यहाँ पर क्या लिख रखा है? गलत लिख रखा है। वृद्धि प्राकृतिक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। विकास में बाह्य कारकों की आवश्यकता होती है। तो वृद्धि में, विकास में बाह्य और आंतरिक दोनों की होती है, इसलिए केवल ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया। तो दोनों प्रक्रियाएं क्या होती है? प्राकृतिक होती है। ये बिल्कुल ईश्वरीय देन है। विकास और वृद्धि होना, परिपक्वता आती है, परिपक्वता से वातावरण मिलता है और वातावरण से हम क्या करते हैं? वृद्धि और विकास हमारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास में, और यहां से देखना बहुत बार क्वेश्चन आता है, फर्स्ट ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है तो शिक्षक का शिक्षण कौशल, शिक्षक का जो पढ़ाने का तरीका है, ज्ञान को तार्किक क्रम में परोसना, ज्ञान को सरल से जटिल क्रम में परोसना, ज्ञान को मूर्त से अमूर्त, अमूर्त से मूर्त से अमूर्त की ओर परोसना, ज्ञान को सूक्ष्म से क्या परोसना? वृद्ध से सूक्ष्म की ओर परोसना। ये बहुत सारे शिक्षण कौशलों की क्या होती है? शिक्षक को जरूरत होती है। शिक्षक जिसके पास में शिक्षण का कौशल नहीं है वो अपने आप में कक्षा उसकी क्या हो जाती है? निरस हो जाती है। तो ध्यान देना, शिक्षण कौशल की क्या होती है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जरूरत होती है। शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य, अब शिक्षक मान लिया जाए कई बार घर पर क्या हो गया, तनाव की स्थिति से आया है और घर वाली बातें यहाँ पर बच्चों को सुना रहा है, जिसके कारण से उलुल जुलुल की बातें करेगा, इधर उधर की आसपास की बातें करते रहते हैं। तो यहाँ ध्यान देना, शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य भी है, वो भी क्या होता है? प्रभावित करता है। तो ये भी उत्तर नहीं होने वाला है। शिक्षक का विषय ज्ञान, अब शिक्षक का जो सब्जेक्ट है जिसको पढ़ा रहा है उसका अधिकतम नॉलेज होना चाहिए। और जब आपको नॉलेज नहीं तो आप पढ़ लो। ये जो पाठ तैयारी होती है ना, जो पाठ योजना, 3 प्रकार की जो लेसन प्लान्स होते हैं ना, वो इसीलिए बनाई जाती है, इकाई योजना, वार्षिक योजना, कि आप पढ़ो चीजों को। और मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूं कि बड़े बड़े टीचर्स जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाते हैं वो क्या करते हैं? उनके उत्तर है वो गलत बताते हैं पर्सन के। कल एक विज्ञान के अंदर सेकंड ग्रेड जो संस्कृत शिक्षा से अभी परीक्षा हुई है उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था विधि को लेकर के, और उसमें लोग आगमन विधि बता रहे हैं और बच्चे उनको पढ़ रहे हैं, जबकि वास्तव में वहां पर उत्तर कौन सा होने वाला है? प्रयोगशाला विधि होने वाला है। तो आप कोई नॉलेज नहीं है तो आप क्या कर सकते हो? पूछ सकते हो, इधर उधर से आप क्या कर सकते हो? कॉन्टेक्ट इकट्ठा करके उसमें आप क्या कर सकते हो? ज्ञान कर सकते हो। क्योंकि ये क्या है? शिक्षण अधिगम अभिग्रहण की प्रक्रिया भी है। मैं जब पढ़ाऊंगा आगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इनको। लेकिन शिक्षक का विषय ज्ञान होना क्या है? और विषय ज्ञान भी कैसा होना जरूरी है? अद्यतन होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए। तो चीजें जो नई नई आ रही है इनसे अपडेट होना चाहिए टीचर्स को। और शिक्षक का शारीरिक रूप, अब शिक्षक कैसा भी है, भले ही वो बौना है, भले ही वो दिव्यांगजन है, भले ही वो क्या हो, काला हो, लेकिन शिक्षक का शारीरिक रूप है वो मायने नहीं रखता। चाहे बौना होगा, चाहे दिव्यांगजन होगा, चाहे काला होगा, जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास शिक्षण के कौशल है, जिसका मानसिक स्वास्थ्य सही है, जिसका विषय का ज्ञान क्या है, अपडेट है, वो अच्छा पढ़ाएगा।
भले ही वो कैसा भी हो। लेकिन ध्यान देना चाहिए एक सामान्य वेशभूषा में अध्यापक को होना चाहिए। तो शिक्षक का शारीरिक रूप क्या होना चाहिए, कैसा भी हो, भले ही वो दिव्यांगजन हो, भले ही काला हो, भले ही वो नाटा हो, वो अपने आप में क्या होता है, इसको प्रभावित नहीं करता है। तो उत्तर होने वाला है 4 नंबर। वर्दी बच्चों के किस प्रकार के परिवर्तन लाती है? तो वर्दी, मैंने क्या कहा था, वर्दी में कौन से परिवर्तन आते हैं? शारीरिक पक्ष से संबंधित, ऊंचाई, वजन, लंबाई, आकार, अनुपात, आमाप आदि में परिवर्तन आते हैं। तो इसके कारण से जब ऊंचाई, लंबाई, वजन बढ़ेगा तो शरीर में क्या आएंगे, संरचनात्मक बदलाव आएंगे। प्रकार्यात्मक, प्रकार्यात्मक किस में आते हैं? विकास में आते हैं। संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक दोनों किस में आएंगे? विकास में आएंगे। ध्यान देना, यदि यहां पर होता वर्दी की जगह क्या लिखा होता, विकास लिखा होता, तो संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक दोनों होते, प्रोसेशनल, ऑपरेशनल और स्ट्रक्चरल दोनों होता उत्तर। लेकिन यहां पर क्या लिख रखा है, वर्दी लिख रखा है। तो उत्तर कौन सा होने वाला है? संरचनात्मक परिवर्तन होने वाला है या परिमाणात्मक परिवर्तन होने वाला है। लेकिन ध्यान देना, प्रक्रियात्मक क्या होती है? जब भी कोई चीज हमारे में विकसित हो जाती है और जब व्यवहार करते हैं तब वो दिखाई देती है, वो तो होती है प्रक्रियात्मक। तो विकास में मान लिया जाए मैंने कोई चीज सीख ली है, जैसे मैंने क्या कर लिया है, बुजुर्गों का सम्मान करना सीख लिया है। जब मैं व्यवहार में दिखाऊंगा, जब मेरे दादा दादी आ रहे हैं या मेरे बड़े मौसा मौसी आ रहे हैं या जो भी आ रहे हैं, मेरे जो परिवार वरिष्ठ जन है, तो उनके प्रति मैं सम्मान दिखाऊंगा, तब जाकर के तो वो प्रक्रियात्मक रूप में दिखेगा विकास। लेकिन ध्यान देना, शारीरिक परिवर्तन है वो क्या दिखाई देंगे, बिल्कुल दिखाई देंगे, मूर्त रूप में होते हैं शारीरिक परिवर्तन। न चाहते हुए भी मैं वजन को नहीं छुपा पाऊंगा, चाहते हुए भी मैं ऊंचाई को नहीं छुपा पाऊंगा, चाहते हुए भी मैं शरीर के अनुपात को नहीं छुपा पाऊंगा। मोटापा बढ़ेगा तो बढ़ेगा ही दिखेगा। तो संरचनात्मक का मतलब जो बदलाव शरीर की संरचना में बदलाव लाते हैं उनको संरचनात्मक कहते हैं। जो किसी वस्तु या आकार में परिवर्तन लाते हैं उसको बोलते हैं संरचनात्मक। और प्रक्रियात्मक क्या होते हैं? जो ग्रहण करने के बाद में व्यवहार में दिखे उसको बोलते हैं प्रक्रियात्मक परिवर्तन। तो ध्यान देना, वर्दी विकास का क्या एक पक्ष है। तो विकास है वो संरचनात्मक भी होगा और क्या होगा, प्रक्रियात्मक भी होगा। अगला देखिए, मानव विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मानव विकास से तात्पर्य मनुष्य के आकार और भार में होने वाली वृद्धि से है, ये अधूरा कथन है। सा बिल्कुल, ये किससे संबंधित है? केवल शारीरिक पक्ष से संबंधित है या वृद्धि से संबंधित है। मानव विकास मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है, ये कथन क्या है? सही है, क्योंकि विकास क्या होता है, मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों होता है, जबकि वृद्धि क्या होती है, केवल मात्रात्मक या संरचनात्मक होती है। और एक शब्द और ध्यान में रखना जो पहले आया था, कौन सा? संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक, प्रोसेसिंग। ध्यान देना, मानव विकास में मात्रात्मकता के साथ साथ गुणात्मक होती है, तो ये कथन क्या हो गया, सही हो गया। मानव विकास केवल मात्रात्मक होता है, यहां पर वृद्धि होता तो वृद्धि केवल मात्रात्मक होती है। मानव विकास का अर्थ केवल शारीरिक अंगुश से होने वाली वृद्धि से है। तो ये तीनों कथन, शारीरिक अंगुश से वृद्धि होने वाली वृद्धि, केवल मात्रात्मक, आकार भार में परिवर्तन, ये किससे संबंधित है? वृद्धि से संबंधित है। विकास के केवल एक शारीरिक पक्ष से संबंधित है, जबकि जो बी ऑप्शन है, बी फॉर बीकानेर वाला, वो विकास से संबंधित है पूर्णतः। तो कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है? बी फॉर बीकानेर। मानसिक विकास के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन कौन सी मानसिक क्रियाएं शामिल होती है? तो स्मृति मानसिकता का भाग है, चिंतन भी मानसिकता का भाग है, और अभिप्रेरणा भी क्या है, मानसिकता का भाग है। तो 1, 2 व 3 किस में है? 1, 2, 3 बी में, बी फॉर बीकानेर यहां पर राइट आंसर होने वाला है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से मानव विकास के सिद्धांत से संबंधित कौन सा तथ्य सत्य है? सिद्धांत से संबंधित कौन सा तथ्य सत्य है?
तो निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का एक सिद्धांत है? कौन सा तथ्य है? तो ध्यान देना, मानव निरंतर विकास का सिद्धांत, तो सतत विकास का सिद्धांत हमने पढ़ा था। मानव विकास कभी भी रुकता नहीं है, आजीवन चलता है, या यावत जीवन चलता है, या जन्म पूर्व अवस्था से शुरू होकर के मृत्यु तक चलता है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। विकास की विभिन्न गतियां होती है, तो विकास की गति क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। मैंने दो तरीके की गतियां बताई थी, अनुदैर्घ्य गति भिन्नता और अनुप्रस्थ भिन्नता। अलग अलग अवस्थाओं में जो विभिन्न पक्षों में जो गति में भिन्नता देखने को मिलती है, या अलग अलग अवस्थाओं में जो विकास की गति की भिन्नता देखने को मिलती है। ये हमारा वीडियो अलग से बनाया हुआ है, उसको देख लेना आप जाकर के डिटेल में। वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंत्यक्रिया का परिणाम है, तो विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंत्यक्रिया का परिणाम है। मैंने क्या लिखा था? विकास बरोबर प्रकृति गुणा पोषण, तो दोनों क्या है? जरूरी है विकास की प्रक्रिया में। तो उपरोक्त सभी, तो ये तीनों विकास के क्या है? सिद्धांत है। तो डी फॉर धौलपुर यहां पर उत्तर होने वाला है। अब ध्यान देना, अगला जो शेषावस्था में जो प्रतिवर्त शुरू होते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन है। गालों को छूने पर, ध्यान देना, गालों को छूने पर सिर को घुमाना, मुख खोलना नवजात शिशु में उपस्थित किस प्रकार का प्रतिवर्त है? और प्रतिवर्त मैंने कहा था, प्रतिवर्त क्या होते हैं? आगे जाकर के पेशी विकास के आधार बनते हैं। जो मांसपेशियां जो गमक विकास होता है उसके प्रथम जो आधार होते हैं वो कौन होते हैं? प्रतिवर्त। और लगभग 1 साल के अंदर सारे के सारे प्रतिवर्त है वो विलुप्त हो जाते हैं, या स्वैच्छिकता में बदल जाते हैं। तो इसको बोलेंगे हम रूटिंग। ध्यान देना, क्या बोलेंगे हम? रूटिंग। अब देखो, मोरो क्या है? तेज ध्वनि करने पर गर्दन को क्या दबा लेना? गर्दन को दोनों हाथों के बीच दबा लेना। पकड़ना क्या है? जब हथेली पर किसी वस्तु को रखते हैं, हाथ की हथेली पर। वृद्धि और विकास में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं? तो शरीर के आकार में परिवर्तन होते हैं, शरीर के अनुपात में परिवर्तन भी होंगे, पुराने लक्षणों का विलोपन भी होगा। विकास की प्रक्रिया में हानियां और प्राप्तियां दोनों होती है, मैंने लिखा रखा है। नवीन विशेषताओं का अभिग्रहण या अर्जन भी होगा। तो कौन सा उत्तर होने वाला है? ए बी डी ए बी सी डी। तो कौन सा होने वाला है? चारों उपरोक्त सही है। तो ये वृद्धि व विकास, शरीर के आकार में परिवर्तन वृद्धि है, अनुपात में परिवर्तन वृद्धि से संबंधित है, पुराने लक्षणों का विलोपन हानियां व प्राप्तियां विकास से संबंधित होते हैं, और नवीन विशेषताओं का विकास से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा मानव विकास का सिद्धांत से संबंधित है? अगला देखते हैं क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है? तो बहुत बार लिखा रखा है विकास परिपक्वता और अधिगम का उत्पाद है। विकास में परिपक्वता और अधिगम दोनों जरूरी है। परिपक्वता एक जैविक क्षमता होती है जो आने पर यदि वातावरण दिया जाए तो बालक क्या करता है? अधिगम करता है। प्रारंभिक विकास की तुलना में बाद का विकास अधिक गंभीर होता है। जब हमने वाद पढ़े थे तो प्रारंभिक विकास की तुलना में बाद का विकास अधिक गंभीर होता है। नहीं, मैंने किसको महत्वपूर्ण माना था? प्रारंभिक बनाम प्रवृत्ति का। प्रारंभिक बनाम में प्रवृत्ति जो वाद था, बाद के या प्रवृत्तिवाद था, उसमें हमने किसको महत्वपूर्ण माना था? प्रारंभिक को क्या माना था? महत्वपूर्ण माना था। विकास सिर से पैर की दिशा में आगे बढ़ता है तो सिफेलोकोडल दिशा है, सिफेलोकोडल दिशा है। विकास केंद्रीय अक्ष से छोर की ओर बढ़ता है, बाहर की ओर, छोर यानी बाहर की ओर। तो ये भी क्या है? सही है। ये भी क्या है? सही है। तो प्रारंभिक विकास की तुलना में विकास अधिक गंभीर होता है बाद का विकास। तो यहां पर क्या आता? यदि कथन आता कि बाद के विकास की तुलना में प्रारंभिक विकास अधिक गंभीर होता है तो सही होता। तो ये कथन क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों के विकास के बारे में सही है? ध्यान देना,
विकास मात्र आनुवंशिकता का उत्पाद है। तो मात्र शब्द लिखते ही क्या हो गया, गलत हो गया। आनुवंशिकता वे किसका, दोनों का उत्पाद है। आनुवंशिकता वे वातावरण दोनों का उत्पाद है। यहां पर हमें सही पूछा है तो ये उत्तर नहीं होने वाला है। विकास एक यादृच्छिक प्रारूप का अनुकरण करता है, बिल्कुल प्रारूप का क्या करता है, अनुकरण करता है। ध्यान देना, विकास एक संचयी प्रक्रिया है। विकास के विभिन्न आयाम अंतर संबंधित नहीं है। ध्यान देना, यादृच्छिक नहीं होकर के यहां क्या होता, निश्चित होता। निश्चित प्रारूप या निश्चित पैटर्न का। बाल्यावस्था के बाद में किशोरावस्था, किशोरावस्था के बाद में युवावस्था, ऐसा आती है ना। यहां तो ये सही होता, लेकिन ये कथन क्या है, गलत है। विकास संचयी प्रक्रिया है। विभिन्न आयाम क्या होते हैं, अंतर संबंधित नहीं है। यदि अंतर संबंधित है होता तो ये सही होता। तो ये भी क्या कथन है, गलत है। हमें क्या पूछा है, सही पूछा है। तो सही क्या होगा, विकास एक संचयी प्रक्रिया है। जो पहले आपने सीख रखा है वो बाद के सीखने में काम में आएगा। चाहे मानसिकता में सीख रखा है, चाहे शारीरिक रूप से सीख रखा है, वो चीजें आपके काम में आने वाली है। तो विकास मात्र आनुवंशिकता का नहीं होता है। किसका, विकास आनुवंशिकता व वातावरण का प्रभाव होता है। विकास एक निश्चित प्रारूप या पैटर्न का अनुसरण करता है, ये कथन सही है। और विकास के विभिन्न आयाम क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, ये कथन सही है। और विकास संचयी प्रक्रिया, ये कथन भी सही है। लेकिन यहाँ पर क्या लिख रखे हैं, 3 कथन बिल्कुल गलत लिख रखे हैं और 1 कथन ही सही लिख रखा है। इसलिए हमारा उत्तर कौन सा होने वाला है, 3 नंबर उत्तर होने वाला है। अगला देखते हैं, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सभी प्रकार के संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और प्रेरक क्रियाकलापों के लिए संपादित करता है या उत्तरदायी होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और यहां पर सीधा ज्ञानात्मक है। और इसके लिए जो उत्तरदायी होगा वो होगा अग्र मस्तिष्क, ये ध्यान रखना है। शारीरिक अंगों या संपूर्ण जीव की बढ़ोतरी को कहते हैं। तो शारीरिक अंगों या शारीरिक पक्ष का जो विकास होता है उसको बोलते हैं हम संवर्धी या ग्रोथ या वृद्धि। ग्रोथ या वृद्धि बोलते हैं, न विकास बोलते हैं, न परिपक्वता, न क्रम विकास बोलते हैं। ये 3 शब्द है, विकास, परिपक्वता और क्रम विकास। ये तीनों महत्वपूर्ण है, इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। अगला देखते हैं, शिक्षण अधिगम क्रिया प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है। तो ध्यान देना, इसमें जो भौतिक संरचना होती है और एक होती है मनोवैज्ञानिक कारक। एक होते हैं भौतिक कारक और एक होते हैं मनोवैज्ञानिक कारक। तो विद्यार्थियों की अभिप्रेरणा मनोवैज्ञानिक तक से होगी, आंतरिक होगी। सुंदर कक्षा कक्ष है वो होगा भौतिक संरचना में। रुचि और विद्यार्थियों की विषमता वो होगी, आंतरिक होगी। विद्यालय की आधारभूत संरचना वो किस तरीके से बना हुआ है, किस तरीके से वहां पर सुविधाएं है वो उपलब्ध है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो किस में आएगा, भौतिक संरचना में आएगा या भौतिक कारकों में आएगा। तो यहाँ पर उत्तर होने वाला है 1 व 3। तो 1 व 3 किस में है, सी फॉर चित्तौड़गढ़ में। देख लो क्वेश्चन कितने अच्छे तरीके से आते हैं। अगला देखो, मनोविज्ञान में विकास, डेवलपमेंट से तात्पर्य होता है गुणात्मक परिवर्तन, परिमाणात्मक परिवर्तन, लंबाकार परिवर्तन, सिर्फ दोनों। तो गुणात्मक व परिमाणात्मक सिर्फ प्रथम दोनों। तो डी फॉर धौलपुर यहां पर उत्तर होने वाला है। विकास कैसा होता है, गुणात्मक भी होता है व मात्रात्मक भी होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। संरचनावादियों के अनुसार विकास है, ध्यान देना, संरचनावादियों के अनुसार विकास क्या है, विकास की विभिन्न अवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। संरचनावादी जो व्यवहारवादियों से पहले, टीचनर आदि, उनके अनुसार कई अवस्थाओं का एक क्रम होता है। विभिन्न अवस्थाएं एक दूसरे से पूर्णतः जुड़ी हुई है, विभिन्न अवस्थाएं एक दूसरे से अंशतः जुड़ी हुई है, विभिन्न अवस्थाएं एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। कई अवस्थाओं का एक क्रम होता है, विभिन्न अवस्थाएं एक दूसरे से पूर्णतः जुड़ी हुई है। ये कथन है वो सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संरचनावादियों के अनुसार विकास की प्रक्रिया,
क्या है? एक सतत प्रक्रिया है। क्या? एक सतत प्रक्रिया है। जीन पियाजे और एरिक एरिक्सन के विचार में विकासात्मक पैटर्न के अध्ययन से ख्याल निम्नलिखित में से रखा गया किस सिद्धांतों में? तो जीन पियाजे व एरिक एरिक्सन किस में आएंगे? संज्ञानवाद और व्यवहारवाद को जोड़ने वाला गेस्टाल्टवाद है, वो संज्ञानवाद की नींव है। तो किस में रखा जाएगा? हमें इनको गेस्टाल्टवादियों में रखा जाएगा। अगला देखते हैं। बांडुरा स्किनर आदि के अनुसार विकास क्या है? तो बांडुरा और स्किनर विकास के अनुसार क्या है? विकास एक असतत प्रक्रिया है। ध्यान देना, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। विकास रुक रुक के होने वाली प्रक्रिया है, विकास स्वतंत्र प्रक्रिया मानना है। तो ये ध्यान देना, फैक्चुअल प्रश्न है, ये सीधे आप याद रख लो। मनोआनुवंशिकी में व्यवहारों के किसका अध्ययन किया जाता है? मनोआनुवंशिकी एक होती है साइकोजेनेटिक्स, जिसमें वंशानुगति या आनुवंशिकता के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो कौन सा उत्तर होने वाला है? ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन। एक सामान्य युग्मनज में कितने गुणसूत्र क्रोमोसोम होते हैं? तो एक सामान्य गुण होता है, उसमें कितने होते हैं? 23 जोड़ी। मैंने लिखा रखा है 23 जोड़ी या 46 क्रोमोजोम्स, जिसमें 22 होते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोजोम। और एक जोड़ी होता है वो क्या होता है? सेक्स क्रोमोजोम या यौन लिंग, यौन गुणसूत्र होते हैं। एक जोड़ी, 2 गुणसूत्र होते हैं वो तो क्या होते हैं? यौन गुणसूत्र होते हैं, पुरुष और महिला में। और जो पुरुष में यौन गुणसूत्र होता है वो XY, और जो महिला में जो पुरुष यौन गुणसूत्र होता है वो X से X प्रकार का होता है। वो हमने सारी बातें कर रखी है वीडियो में। तो कितने क्रोमोजोम होते हैं सामान्य युग्मनज में? 46 क्रोमोजोम। गर्भाधान के समय माता पिता से मिलने वाले गुणों को कहते हैं, क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। सा बिल्कुल अच्छी बात है। शिशु का विकास कई पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है, निम्नलिखित में से इस सूची में शामिल नहीं है। इस सूची में नहीं शामिल किया जा सकता है। शामिल किया जा सकता है, नहीं लगा कर क्या लिखा जा सकता है? शामिल किया जा सकता है। तो शिशु का वातावरण, पर्यावरणीय कारक पूछ रखा है, सॉरी पर्यावरणीय ध्यान रखना, आनुवंशिकता नहीं पूछ रखा है, यहां पर ध्यान देना। तो ये शहरी कारक है, वो ग्रामीण कारक है, वो माता पिता की सामाजिक आर्थिक स्थिति है, ये पर्यावरणीय वातावरणीय कारक होंगे। जबकि जीन्स कैसा कारक होगा? आनुवंशिक कारक होगा। प्रभावित करने वाला आनुवंशिक कारक होगा। विकास को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक होगा? आनुवंशिक कारक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे आज के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ताकि हम आपके लिए और नए क्वेश्चंस आपके बीच में लेकर के आ सकें। जय हिंद, जय भारत।